हाय स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड में। ओके इसमें मैं बेसिकली द लाइफ से मैं ही आगे फिर कंटिन्यू करूँगा एंड दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं लाइफ की, तो लाइफ इज़ एक्चुअली अ फिनोमेना जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा कैसे है, हाउ दे आर सर्वाइविंग देयर। ओके तो बेसिकली लाइफ की जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में कुछ अलग प्रकार की फिजिकल कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। ओके एंड दिस इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल एटम के ऑर्गेनाइजेशन से बनी है। एटम देन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल देन मैक्रोमॉलिक्यूल, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन सेल। ओके ठीक वही कंडीशन हम लोग लाइफ में भी देखते हैं। ओके तो लाइफ की जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को शो करती है। इसके अलावा हेल्पिंग हैंड में एडेप्टेशन शो करना, रेगुलर परपेचुएशन शो करना, मीन्स अपने बच्चे पैदा कर सकना ताकि वो अपने स्पेसिस को जनरेशन बाय जनरेशन पृथ्वी पे शो कर सके। ठीक तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सबसे मेन है जिसके अकॉर्डिंग लाइफ टिकी हुई है। बेसिकली लाइफ फोकस ऑन इंटरेक्शन टेक्निकली एट मॉलिकुलर लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल and philosophically they want to attain the purpose of life and the purpose of life is to maintain homeostasis, to survive and to reproduce their own young ones. okay अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सके, इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक फिनोमेना है जो लाइफ के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे आती है। ठीक है तो लाइफ फोकस आर टेक्निकली ऑन molecular level and population level and life focus are philosophically on the purpose of life which is homeostasis, survival and reproduction. तो biological organization है क्या? Biological organization is the organization of living organism from simple to complex. Simple organization की बात करें तो molecular organization, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उससे भी ज़्यादा तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग तीन हेडिंग में पढ़ेंगे, मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि नेचर इंटरेक्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता है। इंटरेक्शन, कोई भी चीज़ें जब तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी तब तक उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा और तब तक वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगी। तो किसी की कॉम्प्लेक्सिटी इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। हमारी नेचर किसी भी लेवल पे इंटरेक्शन को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करती है कि अगला स्टेज और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्शन का ही लेवल आपको वहाँ पे शो किया गया है। ठीक इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक सपोज पृथ्वी पे एटम है और एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहती है तो उसे एनर्जी चाहिए जो कि ऑलरेडी सनलाइट से इसे मिल रही है या किसी भी तरीके से एनर्जी इसे मिल रही है। तो डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो, सन से ही एनर्जी मिलती है। ठीक एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है और केमिकल रिएक्शन के जरिए मॉलिक्यूल बनाती है, मॉलिक्यूल हो चाहे कंपाउंड हो। ठीक तो बेसिकली ये जो इंटरेक्शन है ये एक एटॉमिक लेवल की इंटरेक्शन है जिसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल के बाद से स्टार्ट होगी। यहाँ पे ये तो सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ठीक सपोज एटम में यदि हम लोग लेते हैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ही तो ये वाटर बनाएगी और वाटर इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो कंपोनेंट तो मॉलिक्यूल के रूप में स्टार्ट हो गई है लेकिन उस मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटोप्लाज्म को बनाएगी वो आती है मॉलिक्यूल के बाद से। इसीलिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से इन द मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक तो बेसिकली हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक जिसे हम लोगों ने यहाँ पे
मैंने यहाँ पे 3 कॉलम में दिखा रखा, मॉलिकुलर, सेलुलर और इकोलॉजिकल। मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंटरेक्शन एट मॉलिक्यूल लेवल। जब मॉलिक्यूल लेवल पे मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करती है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल बनाती है। माइक्रो मॉलिक्यूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड हो गए, जैसे कि लिपिड, ओके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में शुगर वगैरह जो कि मोनोसेक्राइड होती है, अमीनो एसिड, ये सबसे सिंपल में आप कह सकते हो, लेकिन इसके भी 20 टाइप्स होती है, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होगी, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे। आप देख सकते हो, सपोज न्यूक्लियोटाइड है, यदि न्यूक्लियोटाइड के साथ इंटरैक्ट करता है, सपोज एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, तो वो आरएनए बनाएगा। ठीक उसी तरह से डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगी तो वो डीएनए बनाएगी। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल के ऑर्गेनाइजेशन से आई है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, ओके। ठीक उसी तरह से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन या उसके पॉलीमराइजेशन आप देख सकते हो मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक उसी तरह से यदि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पॉलीसेकेराइड बनाएगा, पॉलीसेकेराइड, ओके। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल बनते चले जाते हैं। दिस इज द मैक्रो मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैक्रो मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्रोटोप्लाज्मिक एंटिटी को यहाँ पे शो किया जा सकता है, क्योंकि हमारे प्रोटोप्लाज्म में वाटर भी पाई जाती है जो मॉलिक्यूल से स्टार्ट है, और हमारे प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड, लिपिड, मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड, सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स केमिकल भी पाए जाते हैं, चाहे वो माइक्रो के फॉर्म में हो चाहे मैक्रो के फॉर्म में, वो सभी पाए जाते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म में। इसीलिए मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, और इसे हम लोग सब माइक्रोस्कोपिक लेवल भी कहते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, ओके। तो बाय द वे यदि ये क्वेश्चन आए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑप्शन 1 एटॉमिक लेवल, ऑप्शन 2 सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, ऑप्शन 3 सेलुलर लेवल, ऑप्शन 4 इकोलॉजिकल लेवल, देन व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब हम लोग आगे देखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटीग्रेट करती है कि इनके इंटरेक्शन सेल ऑर्गेनेल को बनाती है। सेल ऑर्गेनेल बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, आखिर ये सब जो सिस्टम है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या कोई भी इंटरनल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर पाई जाती है, वो सब के सब मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन से ही तो बनी है। किसी एक ऑर्गेनेल को यदि आप कोई मैक्रो मॉलिक्यूल दो ही ना, तो वो ऑर्गेनेल अपनी इंटेग्रिटी को खो देगा। ठीक, तो सेल ऑर्गेनेल अपने इंटेग्रिटी को खो सकता है यदि उसमें किसी एक मैक्रो मॉलिक्यूल की कमी हो। ठीक, यानी कि वो डीजेनरेट कर सकता है। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग बात करें सेल की, तो सेल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कलेक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल की ज़रूरत होती है। सेल की इंटेग्रिटी सेल ऑर्गेनेल के सभी प्रकार के टाइप पे डिपेंड करती है। इट मीन्स सेल इज एक्चुअली द एग्रीगेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल इन अ पार्टिकुलर सेल, तभी जाकर के सेल कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली सेल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलुलर ऑर्गेनेल से बनी है। सेल ऑर्गेनेल तक के लेवल को हम लोग मॉलिकुलर लेवल कह सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं सेल की,
तो सेल सेलुलर लेवल में आती है बिकॉज इट हैज़ द पावर टू शो सेल डिवीजन, इट हैज़ द पावर टू शो सेल्फ मेंटेनेंस मीन्स होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस ये अपने आप को मेंटेन कर सकता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मेंटेन कर सकता है। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इट कैन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली और अदर इंटरनल स्टिमुली। ओके, तो इट कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, इट मीन्स इट इज कॉन्शियस। ओके, इट हैज consciousness. Consciousness means awareness to the external environment. It means it will respond to external stimuli, response to stimuli. बाहर कोई भी प्रकार की डिस्टर्बेंस हो उसके अगेंस्ट में या उसके रिस्पेक्ट में वो रिस्पॉन्स करेगी। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, लाइट की तरफ से वो भागने लगती है क्योंकि जब भी जैसे ही उसे लाइट दिया जाए वो उससे दूर की ओर भागते चली जाती है। दिस इज द रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को हम लोग सेल से देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल वो रिस्पॉन्स नहीं दिखला सकती। सेल ऑर्गेनेल ना सेल डिवीजन दिखलाएगी, ना रिस्पॉन्स दिखलाएगी, और ना ही इंटरनल होम्योस्टैटिक बैलेंस को ठीक से मेंटेन कर पाएगी। ठीक है, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। ठीक, तो सेल ऑर्गेनेल सभी प्रकार के मिल करके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन सेल का करते हैं। तो सेल इज एक्चुअली द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल, और सेल इज द लिविंग एंटिटी। ठीक, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सेल के बाद कॉलोनी और टिश्यू बनती है, जिसमें टिश्यू सबसे एडवांस है, आप जानते ही हो, क्योंकि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट देखिए, टिश्यू फिर आगे ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन बनाती है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाती है, ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म बनाती है। ऑर्गन सिस्टम तक के लेवल को हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अब इकोसिस्टम और इकोलॉजी का एक मेंबर बन जाता है, जिसलिए ऑर्गेनिज्म विल कम अंडर इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म है, जिससे पॉपुलेशन लेवल, फिर कम्युनिटी लेवल, फिर इकोसिस्टम लेवल, फिर लैंडस्केप, देन बायोम, देन बायोस्फीयर बनेगी। ठीक, इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, ये तीन जो है 100% लिविंग है। दिस इज 100% लिविंग इंटरेक्शन। लेकिन यदि बात करें कम्युनिटी से, तो कम्युनिटी से इधर जो है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग प्लस नॉन लिविंग इंटरेक्शन। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉरी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल और इकोलॉजिकल लेवल में स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से करते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, और उसको एंड बायोस्फीयर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में केवल 4 मेंबर हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। वो है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर। ओके, लेकिन ये जो 3 मेंबर है, इकोसिस्टम, लैंडस्केप और बायोम, इसे हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। ठीक, इसे हम लोग इकोलॉजिकल लेवल में तो रखेंगे लेकिन बायोलॉजिकल में नहीं रखेंगे। सो इकोलॉजिकल लेवल आर 7, बट द बेसिक यूनिट of the ecological level according to the biological organization is only 4. okay, एक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते होते बहुत ही हाई लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक, सपोज एक मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते ऑर्गन में और सीधे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स मोर इंटरेक्शन देन द मोर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उतनी ज़्यादा डायनामिसिटी बढ़ती चली जाएगी, वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर का लोडेड होता चला जाएगा। जस्ट लाइक एक रोबोट हो, आप एक रोबोट में जितना फीचर्स इंक्लूड करोगे वो उतना ज़्यादा फीचर लोडेड होता चली जाएगी, वो उसकी लिविंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में
जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड किए जाएंगे उतने ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक। इसलिए लिविंग प्रॉपर्टी हायर लेवल पे जाते जाते और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चली जाएगी। ओके।